कंसंट्रेशन के 4 मेथड्स थे, 3 फिजिकल और 1 केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन था फर्स्ट वाला, और उसके बाद था फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड था क्रॉस फ्लोटेशन। क्रॉस फ्लोटेशन में काफी कुछ टर्म्स थे अलग अलग, फ्लोटिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, डिप्रेसेंट, एक्टिवेटर, कलेक्टर, वो हमने देखे, उनके एग्जांपल्स कुछ देखे। क्लियर? जितने एग्जांपल्स क्लास में किए उतने याद भी रखने, जितने लेक्चर नोट पे लिखे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें से काफी कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। इसके बाद फिर हमने देखा केमिकल मेथड, दैट इज लीचिंग। लीचिंग में हम कोई एक सुटेबल रिएजेंट लेते हैं, either impurity or particle can be dissolved out, then हम आए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में। दोनों में हीटिंग होता है, रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? कार्बोनेटोस कार्बोनेट्स और के लिए कैल्सिनेशंस। और रोस्टिंग किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? सल्फाइड। और उसके बाद फिर हमने देखा कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद रिडक्शन। रिडक्शन में कुछ 5-6 डिफरेंट मेथड देखे। कार्बन रिडक्शन जिसे हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं, सेल्फ और ऑटो रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्लियर? ये सब कुछ हमने उसमें देखा। देन आता है आफ्टर दिस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। Till now we got around 90, 95 or maybe 99% pure metal. अब इससे हमें और ज्यादा 99.5, 99.9% प्योरिटी चाहिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये हमें देखना है, प्यूरिफिकेशन। चलो, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? नहीं है किसी को कोई भी डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, तो मैं अगेन पूरा थ्योरेटिकल है वो भी, मतलब जस्ट थ्योरी, ये लिखना ही है सारे प्रोसेस। जहां भी मुझे लगेगा मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। चलो, कौन रीड करेगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स? हैंड रेस करो, कौन रीड करेगा इसे? चलो शिवम। Metals after reduction process consist of number of impurities like silicon, phosphorus, sulfur oxides, other metals that need to be removed. Liquation. This method is used for the refining of low melting metals with high melting point impurities. Example, lead, tin, antimony, bismuth, mercury, zinc. The impure metal is heated on the sloping hearth of furnace. The pure metal flows down, leaving behind Sir, वो क्या है? Leaving behind Non-fusible impurities. ठीक है। Refining of metal. Metal after certain process
consist of number of impurities like silicon, phosphorus, slag, oxide and other metals that need to be removed. So we have some 5-6 different process for the refining. First one, liquation. काफी कुछ तो नेम से ही क्लियर होगा. लिक्वेशन, लिक्विड में कन्वर्ट करना. This method is used for the refining of low melting metal with the high melting point impurities. जहां पर melting point metals का कम हो और impurities का ज्यादा हो, वहां पे हम यूज करेंगे. हम उसको उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे. लेट से melting point metal का है 400 डिग्री सेल्सियस, impurity का है 600 डिग्री सेल्सियस. हम बीच में लाकर टेम्परेचर को रख देंगे 500 डिग्री सेल्सियस, ताकि मेटल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाए. और ऐसा कुछ स्लोपी फर्नेस रख देंगे जहां पर जो भी मेल्ट हो गया है वो नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड है वो यहीं पे रह जाएगा. क्लियर? सो एग्जांपल्स लो मेल्टिंग मेटल कौन से होंगे? लीड, लेड, टीन, एंटीमनी, बिस्मथ, मर्क्यूरी, जिंक. दे आर द लो मेल्टिंग मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. The impure metal is heated on the sloping hearth of a furnace. The pure metal flows down, leaving behind the non-fusible impurity. Non-fusible means जो melt नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, उसे non-fusible impurity बोल देंगे हम. Clear? शायद ये डायग्राम से तुम इजीली पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हो. Is that okay? Yes, sir. Yes, इसमें क्या क्या याद रखने का है ये मैं बताता हूँ. इसमें हमें याद रखने का ये होता है कि ये किस केस में यूज होता है. लो मेल्टिंग मेटल विथ हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटी, फर्स्ट पॉइंट. इसके एग्जांपल्स ये मेन मेटल करता है. ठीक है, कर लो पूरा कॉपी पेज. बाकी पूरा प्रोसेस डायग्राम से ही समझ में आ जाता है हमें. रिकॉर्डिंग ऑन है. रिकॉर्डिंग ऑन ही तो है. ऑन है ना रिकॉर्डिंग? On है sir. कॉपी हो गया? नमस्ते. नो सर. इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सर वो लिक्वेशन में सेकंड पॉइंट में स्लोपिंग के बाद क्या है? स्लोपिंग हेरत. हेरत मतलब जहां पर क्या बोल सकते हैं हम, फर्नेस का वो पार्ट जिसको हम हीट कर रहे होते हैं. HEARTH.
डन? Yes, sir. No. Yes. अच्छा, 4 अक्टूबर से स्कूल को परमिशन मिल गई है नासिक में 5th to 12th। सो डेफिनेटली हम भी ये होप कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स, यदि 4 अक्टूबर से मिला है अभी, हालांकि कोचिंग क्लासेस को नहीं मिली है, बट मैक्सिमम शायद 14, मतलब 1 वीक से 10 दिन का टाइम में मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा परमिशन मिलने में अभी, क्योंकि इधर 5th से मिल गई है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 11 12 को मिली। और दूसरा है 4th and 5th अक्टूबर, जो भी ग्लोबल के बच्चे हैं या वो एमरो के बच्चे हैं, उन्हें उसमें एमरो में कोई भी नहीं है कोई? है सर। तो वो प्रैक्टिकल्स प्लान किए जा रहे हैं ना, मतलब 4th and 5th अक्टूबर को। तो एक रफ आइडिया मैंने तुम्हें भी दे दिया है, फाइनल प्लानिंग तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो साइमा, सही, पार्थ, कॉपी हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 3 मेथड्स पहले सुन लेना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। पहले वाला था बेस्ड ऑन डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, अब ये बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स एंड इम्प्योरिटीज, एग्जांपल जिंक कंटेनिंग आयरन, कैडमियम एंड लेड। जिंक में जब Fe, कैडमियम, लेड होगा, तो यहाँ पे हम उसे बॉइल करेंगे और बॉइल करके सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेट से वन सब्सटेंस हैज बॉइलिंग पॉइंट 1000, अनदर हैज 1500, इम्प्योरिटी का लेट से 1500 डिग्री सेल्सियस है, हम टेम्परेचर को दोनों के बीच में रख देंगे 1200, ताकि एक बॉइल हो जाए और एक बेसिकली उसी फॉर्म में रह जाए, लिक्विड फॉर्म में रह जाए। या फिर हम एक कॉलम ऐसा बनाएंगे जिसमें अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जहां पे होगा वो वहां के सेटल हो जाएगा, मतलब वो वेपर में जाएगा और फिर फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोल, डीजल फ्रॉम क्रूड ऑयल? Yes, sir. तो Yes. वैसा कुछ है ये। इट इज यूज्ड फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक, मर्क्यूरी, उनके लिए यूज होगा। थर्ड, जोन रिफाइनिंग, मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्यूरिटी। ये वैसे इस बार क्वेश्चन था ना नीट में, उसमें ये एग्जैक्टली क्वेश्चन था कि लो बॉइलिंग मेटल को किस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। तो लो बॉइलिंग मेटल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, जोन रिफाइनिंग था, 2 ऑप्शन और भी थे, मुझे नहीं ध्यान है भी 2 ऑप्शन कौन से थे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका आंसर था, अभी जो 2 वीक पहले नीट का एग्जाम हुआ है। So metal of very high purity are obtained by zone refining like semiconductors, germanium, tin, gallium. So mainly it is used for semiconductors which required with very high impurity up to 99.99%. This refining method is based on the fact that impurity tends to remain in molten metal and the impurity remains in the molten मेटल। ये पॉइंट मैं तुम्हें बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार कि क्या मतलब है, क्लियर। इवन ये जो डायग्राम है ये भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ अभी एक बार कॉपी कर लेना है, मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। मैं थर्ड प्रोसेस भी बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट इज यूज्ड व्हेन इंप्योरिटीज हैव मोर अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन मेटल। तो हम ऑक्सीडाइज कर देंगे इंप्योरिटी को, ऑक्सीजन से अटैच कर देंगे और सिस्टम से बाहर निकाल लेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस हो सकते हैं। Bessemerization, a blast of air is blown into the molten mass taken in a Bessemer converter. Example pig iron. Pig iron से impurity को Bessemerization process के थ्रू सेपरेट किया जाता है। जहां पे impurity ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अफिनिटी रखती है, उस केस में ये परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? चलो कॉपी कर लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। फिर मैं जोन रिफाइनिंग एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कितने बच्चों ने ब्लॉक केमिस्ट्री का जो भी तुम्हें भी 4 ग्रुप पढ़ाए हैं उसका एनसीईआरटी भी पढ़ लिया है और नोट्स बना लिए? हैंड रेस करो जरा।
9 स्टूडेंट आउट ऑफ 68। जिसको भी अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुमने उसका एनसीईआरटी पढ़ के थोड़े से जो यूजेज है कहीं भी तुम्हें लगता है कि वो नोट्स में नहीं है और वो लेक्चर नोट्स में नहीं लिखे ना, तो फिर तुम जेईई मेंस के पहले 2 उस माइंडसेट में चले जाओ कि हम लेक्चर नोट्स पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े, और पढ़ना दोनों ही पड़ता है, तो बेटर है कि सबको एक में ही रख लें। इवन हम मेटलर्जी में भी सिमिलर वे में करेंगे, वो मैं क्लास में ही करा दूंगा लास्ट लेक्चर में। हाइड्रोजन का भी बोला था ना तुम्हें? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। वो भी तुम्हें बनाने थे ना, क्योंकि मेरे पार्ट पे भी कुछ होमवर्क नहीं है, इसलिए वो सब कुछ मैंने बोल रखा था। Oxidation process, we can have 2-3 different types of oxidation process in which impurities have more affinity, more attraction towards the oxygen than metal. तो मेटल के बजाय वो अट्रैक्ट होने के ऑक्सीजन से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, अटैच होती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो उस केस में हम ऑक्सीजन को पास करते हैं और इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। बेसमराइजेशन, a blast of air is blown into the molten mass taken in a Bessemer converter. एग्जाम्पल पिग आयरन के लिए यूज होता है, जैसे हम आयरन के मेटलर्जी में इसे भी डिटेल में देखेंगे। चलो डन। No, sir. जोन रिफाइनिंग भी तुम्हें पूरा लिखना है, मैं बस बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। इसमें स्पेशली जो एग्जांपल्स लिखे ना वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। प्रोसेस तो बहुत इजी है, सारे तुम्हें नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है, बट क्या लॉजिक है और क्या कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज हो रहा है। कंप्लीट। यस सर। चलो पोलिंग कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लेट्स से ये हमारे पास एक मेटल बार है जो हमें रिडक्शन के बाद मिला है। अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, काफी कम है बट है, स्टिल इट इज 1995 और मे बी 99% प्योर। हमें चाहिए 99.5 टू 99.9% प्योरिटी। हम इसे जोन रिफाइनिंग के थ्रू प्रोसेस करेंगे। जोन रिफाइनिंग में कॉन्सेप्ट ये यूज होता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं दे हैव मोर टेंडेंसी टू रिमेन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होगा? लिक्विड का एंट्रोपी रेंडमनेस ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो डिसॉल्व फॉर्म में इम्प्योरिटी रहना ज्यादा फेवर करेगा क्योंकि उनका रेंडमनेस ज्यादा होगा, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? अब हमने एक मेटल बार लिया, उसको हम जनरली वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, वैसे हॉरिजॉन्टल में भी रख सकते हैं बट इट इज मोर लॉजिकल टू पुट इन वर्टिकल पोजीशन। क्लियर? हम एक सर्कुलर हीटर लेते हैं। इस सर्कुलर हीटर में हम टेम्परेचर ऐसा मेंटेन रखते हैं जो उसका फ्यूजन टेम्परेचर होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके क्लोज होगा, उससे बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? उसके क्लोज होगा। अब इसको हम स्लोली मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या? जैसे वो यहाँ पे है फर्स्ट केस, ये सर्कुलर हीटर, तो इतना पार्ट मेल्ट हुआ होगा
मेटल का। अब इसको बहुत स्लोली नीचे मूव करते हैं, एक टाइम आएगा जब वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर वाला जो मेल्ट हुआ है वो मेल्ट होकर वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हम हीटर को नीचे लेकर आ गए। अब ये वाला पार्ट मोल्टन फॉर्म में है। सो हमें जब इस हीटर को when we move from top to bottom very slowly, it looks like this molten form of metal is going from top to bottom. कैसा फील कर पा रहे हो? मोल्टन मेटल टॉप से बॉटम पे जाएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ पर थी वो डिसॉल्व, तुम ऐसे देखोगे जो मोल्टन फॉर्म है ना धीरे धीरे मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, और जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी डिसॉल्व फॉर्म में, यहाँ वाले पार्ट की इम्प्योरिटी अब यहाँ तक आ गई है, इतने पूरे पार्ट की इम्प्योरिटी यहाँ आ गई। तुम और नीचे आओगे तो इसके ऊपर जितना भी पार्ट है उसकी पूरी इम्प्योरिटी यहाँ पे आ गई है, तो इसको नीचे हम ऐसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, तो सारी इम्प्योरिटी, मैक्सिमम इम्प्योरिटी हमें यहाँ पे मिलेगी। एक बार प्रोसेस परफॉर्म किया, सेकंड टाइम रिपीट किया, थर्ड टाइम रिपीट किया, इसको जितनी भी परसेंटेज इंप्योरिटी की रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम रिपीट करेंगे, तो धीरे धीरे सारी इंप्योरिटी नीचे आ जाएगी। इस पर्टिकुलर नीचे वाले पार्ट को कट करके हम रीप्रोसेस कर देंगे या दूसरे काम में यूज कर लेंगे, जहाँ पे इम्प्योर मेटल भी रिक्वायर्ड हो सकता है, जहाँ पे इम्प्योरिटी होगी भी तो फर्क नहीं पड़ता, और ये प्योर मेटल मिल गया। अब इसको ऊपर से नीचे ला रहे हैं हम, जनरली नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी बता सकते हो? नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो लॉजिकली गलत क्यों होगा? Anyone? When we are taking this circular heater from top to bottom, it is more logical than when we are taking it from bottom to top. नीचे क्या लगता है, कौन सा इफेक्ट आता है? Gravitation. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी के इफेक्ट से यदि लिक्विड में इंप्योरिटी है तो लिक्विड नीचे जाएगा अपने आप या ऊपर जाता है? नीचे So it is more a heater from top to bottom, clear, ताकि impurity dissolve फॉर्म में ग्रेविटी के इफेक्ट से भी नीचे ही आए। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो पता चल रहा है impurity लिक्विड फॉर्म नीचे आ रहा है और हम उसको फोर्सफुली ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, बट इट इज मोर इफेक्टिव। क्लियर है? Yes. Yes. चले हम आगे। Polling. This method is used when impure metal has impurity of its own oxide. The molten impure metal is stirred with green wood coal. Gases such as CH4 liberates, which reduces oxide present in the metal. समझना एग्जैक्टली पोलिंग में क्या होगा, एक हम ग्रीन वुड पोल लेंगे, क्लियर, मतलब जो फ्रेश वुड हो उसका एक पोल लेंगे, एक डंडा लेंगे और उससे हमें स्टर करेंगे, स्ट्रेक करेंगे वो जो भी हमारे पास मोल्टन मेटल होगा। और ये कब यूज होता है? जब मेटल में उसी का ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो। अब यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखना, हमारे पास लेड से एक मेटल है Fe2O3, उसी के ऑक्साइड का उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट है। जब तुम इसमें ग्रीन वुड कोल एकदम हॉट मोल्टन मेटल में इसमें पुट करोगे तो उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, लाइक CH4 एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। ग्रीन वुड कोल मतलब उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स गैसेस में कन्वर्ट होंगे लेड से CH4 में। ये CH4 Fe2O3 से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, क्लियर, और आयरन को रिड्यूस कर देगा Fe। सो जब मेटल में उसी की इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी को, ऑक्सीजन को बाहर ले जाएंगे और मेटल को उसी फॉर्म में रहने देंगे। क्या इतना समझ में आता है पोलिंग? Yes. सिंपल है, ग्रीन वुड पोल लिया, उसने CH4 प्रोवाइड किया, मेटल में उसी का ऑक्साइड इंप्योरिटी, ऑक्साइड रिमूव कर दिया। Cupellation. Next one, the impure metal is heated in a cupel or oval shape made up of bone ash or cement.
पुराने टाइम पे बोनेश से बना होता था, अभी सीमेंट से बना देते हैं। impurity get oxidized by blast of air. Example, lead present in silver is removed by cupellation process. पीबी जो प्रेजेंट है उसमें हम एयर को ब्लास्ट करेंगे, वो O2 से रिएक्ट करके पीबीओ के फॉर्म में वेपराइज हो जाएगा। सो पहला भी ऑक्सीडेशन, सेकंड पोलिंग में हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, थर्ड क्यूपलेशन में इंप्योरिटी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ऑलरेडी पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर रिफाइंड by this method. Anode is made up of impure metal, cathode is made up of pure metal. Anode mud और sludge वो होता है जो एनोड के नीचे इम्प्योरिटी सेटल हो जाती है। तो मैं याद है वो कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल किया था हमने, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट। Yes, sir. उसमें इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाया था, प्योर कॉपर को कैथोड बनाया था। तो एनोड से कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर? और एक्वा सॉल्यूशन उसी का ले लिया था आयंस का। Similar way में anode mud or sludge is insoluble impurity which settle down below anode. जो एनोड में होती है और जब एनोड का ऑक्सीडेशन होता है उसकी विड्थ कम होते जाएगी तो एनोड के नीचे सेटल हो जाएगी। क्या? चलो जल्दी से कॉपी कर लो। सर वो क्यूपलेशन में वो ओवल के बाद क्या है? क्यूपलेशन है वो, से क्यूप्लिकेशन नहीं है। CUPPELLATION क्यूपलेशन। The impure metal is heated in a cupel or oval shape, OVAL, oval shape heater made up of bone ash or cement. संडे को आईआईटी का एग्जाम है, तुम कोई भी पेपर मत देखना। एक काम करेंगे, उसको मंडे या ट्यूसडे कभी भी, जब भी जैसा भी टाइम मिलेगा, जितना सिलेबस हमारा कवर हुआ है तीनों सब्जेक्ट में उतने क्वेश्चंस निकाल कर एक टेस्ट के फॉर्म में तुम्हें दे देंगे। तुम अपने आप को क्रॉस चेक भी कर पाओगे कि हाँ चलो आईआईटी एडवांस में अब तक जितना पढ़ा उसमें से कितना आ रहा है हमें, राइट? और कंपलसरी हम एक टाइम पे बैठ कर, तो अब 6 आवर का यदि वो पेपर है तो एक ही पेपर बना देंगे। आई होप 50% होगा तो 70% होगा तो 3-4 आवर्स का पेपर बन जाएगा वो। तो तुम्हें सारे क्वेश्चन एक साथ पता भी लग जाएंगे कि ये क्वेश्चन इस बार जेईई एडवांस में आए थे, फिर उसके सॉल्यूशन शेयर कर देंगे तुमसे उसके बाद टेस्ट के बाद। तो जस्ट तुम्हें अपने आप को चेक करने के लिए, हाँ कितना हमें अभी आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट की और जरूरत है, कितना पानी में है अभी हम। कब है सर? संडे को, जो भी संडे आ रहा है एडवांस, 3rd of October। सर नहीं मतलब हमें कब देना है? वो उसके 1-2 दिन बाद तुम्हें बता दिया जाएगा। और मे बी पॉसिबल कि हम उसको जस्ट पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दें ग्रुप पर कि टेस्ट के फॉर्म में। मतलब इट इज नॉट लाइक कि तुम्हें मार्क्स पता लग रहे हैं कुछ, जस्ट तुम अपने आप को चेक कर पाओ। यदि इस पे पोर्टल पे अपलोड होता है तो वो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ जैसा भी होगा। और बाय चांस यदि गलती से कोई टीचर डिस्कस करे कुछ क्वेश्चंस उसके बाद, तो तुम एक बार बोल देना सर वो हम टेस्ट के फॉर्म में देंगे, क्योंकि वैसे तो मैं टीचर से डिस्कस कर लूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा हमारे, बट स्टिल यदि कहीं कोई भूल जाता है तो।
सर यस, सर फ्लोटेशन से एक छोटा सा डाउट था। बोलो। सर और जब वो नीचे सेटल हो जाते कंटेनर में तो वो फ्रोथ बबल्स को क्यों अटैच हो जाते हैं? पोर्स नीचे थोड़ी सेटल होते हैं, इम्प्योरिटी सेटल होती है जनरली नीचे। मतलब उसमें कुछ ऐसा रहता है, हमने एक पूरा वाटर और ऑयल का एक मिक्सचर में पूरा और पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में मिक्स कर दिया, स्लरी बना दी। अब स्लरी बनाने के बाद उसको मतलब हम एयर से बबल आउट कर रहे हैं, बबल्स बना रहे हैं, और बबल्स में जनरली ऑयल पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसमें जो और पार्टिकल हैं पाउडर फॉर्म में, जिसमें कुछ इंप्योरिटीज भी थी, उसमें से और अटैच हो जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल है, दूसरी इंप्योरिटीज है, जो नॉन अटैच्ड इंप्योरिटीज हैं, वो सेटल हो जाएंगे, राइट। ये सर, पर वो अटैच क्यों होते हैं सर? अटैच क्यों होते हैं? अब इसका मैं ये बोलता हूँ, जो सल्फाइड और होते हैं, अच्छा जैसे हम जब भी नहाते हैं तो साबुन का यूज करते हैं, तो जो हम साबुन यूज कर रहे होते हैं उसमें कुछ पाम ऑयल एग्जैक्टली कुछ तो पार्टिकल्स होते हैं, जो हम आगे भी इसमें सरफेस केमिस्ट्री में आएगा भी। स्टडी के मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली नाम क्या है उसका, लॉन्ग चेन पॉलीमर पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें दो एंड होते हैं। एक एंड होता है जो पोलार होता है, एक एंड होता है जो नॉन पोलार होता है। तो नॉन पोलार एंड नॉन पोलार पार्टिकल से अटैच हो जाता है, और जो पोलार एंड है वो ओपन अप रहता है। जब हम उसको वाटर से वॉश करते हैं तो पोलार एंड वाटर से अटैच होकर इम्प्योरिटी को, डस्ट पार्टिकल को हमारे क्लॉथ से बाहर ले जाता है। इन द सिमिलर मैनर यदि हम बात करें यहाँ पर और पार्टिकल्स की, सल्फाइड ओर्स की, तो ऑयल पार्टिकल आर कंसिडर्ड टू बी नॉन पोलार इन नेचर। सो ये जो हमारे सल्फाइड हो रहे हैं ये भी नॉन पोलार के हैं। तो नॉन पोलार एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अटैच हो जाएंगे। पानी एक पोलार नेचर का है तो पानी से रिपेलेंट होंगे, क्योंकि वो एक पोलार एक नॉन पोलार, दे आर अनलाइक इन नेचर, तो अटैच नहीं होंगे, राइट। यस सर। चले हम नेक्स्ट पेज पर। सर एक बार पोलिंग एक्सप्लेन कीजिए। पोलिंग बोर्ड पे बताऊं मैं पोलिंग क्या है? ओके सर। बस एक लास्ट पेज है, इतना और खत्म कर लेते हैं तो हमारा ये प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होगा, फिर मैं पोलिंग बोर्ड पे बताता हूँ। वेपर फेज रिफाइनिंग, द लास्ट वन एंड द मोस्ट यूजफुल वन, जहां पे सबसे ज्यादा मुझे ऐसा याद है कि क्वेश्चन इस पे बने हैं, यदि रिफाइनिंग पे क्वेश्चन आता है तो। वेन आर्कल प्रोसेस, वेपर फेज नेम से ही काफी कुछ क्लियर होता है। वेपर फेज रिफाइनिंग, कहीं ना कहीं वेपराइज करना है सब्सटेंस को, ओर्स को, इम्प्योरिटीज को। Vein arcal process employed to get metal in very pure form of small quantity। यदि हम वेपराइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, गैसिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो गैस में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा अमाउंट को पॉसिबल नहीं होगा। कुछ मेटल हम गैसिफाई भी करेंगे तो कुछ पार्ट में हो सकता है। तो वेरी प्योर फॉर्म बट इन स्मॉल क्वांटिटी। मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। पहले मेटल को एक वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर हम उसको ब्रेक कर देंगे, फर्दर डिकम्पोज कर देंगे। थर्ड पॉइंट, इम्प्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। इम्प्योरिटी जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रह जाएगी। कंपाउंड जो हमें मिला है फोर्थ स्टेप में, कंपाउंड देन डिकम्पोज टू गेट प्योर मेटल। चलो एग्जांपल देखो, टाइटेनियम और जिरकोनियम इम्प्योर फॉर्म में है, हम I2 गैस को पास करते हैं अराउंड 523 केल्विन। अब ये बन गया TiI4, गैसिफाई हो गया। यहाँ पर इम्प्योरिटी है ना सॉलिड फॉर्म में ही रह गई, और हमारा मेटल गैसिफाई हो गया, इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में रह गई। इस गैसेस को कलेक्ट किया, दूसरे वेसल में लेके गए, और उसे और हाई टेम्परेचर पे हीट किया। 523 पे वो गैस बना था, 1700 पे वो ब्रेक हो जाएगा टाइटेनियम में, और उसको ब्रेक करके सॉलिडिफाई करके सेपरेट कर लिया, I2 गैस सेपरेट हो। सो एक वेसल से हमने मेटल्स को कनेक्ट किया आयोडीन के साथ, उसको सेकंड वेसल में लेके गए, इम्प्योरिटी फर्स्ट वेसल में रह गई, और जो आयोडाइड बनाया उसको फर्दर हायर टेम्परेचर पे ब्रेक कर दिया। क्लियर है इतना? सो डेफिनेटली हम गैसिफाई करें तो कम अमाउंट में मिलेगा, और हम मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। तो TiI4 उतना स्टेबल नहीं है, हम इसको हीट करेंगे तो इजीली ब्रेक भी हो जाएगा। मोन्स प्रोसेस में सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हम परफॉर्म करेंगे निकल के साथ।
50 डिग्री पे हीट करोगे निकल टेट्रा कार्बोनाइल मिलेगा, उसे सेपरेट करोगे 200 पे हीट करोगे तो निकल सेपरेट हो जाएगा। टेम्परेचर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो वेपर फेज रिफाइनिंग, ये 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए ना वेन आर्कल और मोन्स के। इसके बाद हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है दिस इज फॉर वेन आर्कल आयोडीन के लिए, मोन्स कार्बोनाइल के लिए। क्या किसी को डाउट है इसमें? अमोघ, अनुरूप, अजय, आयुष, इज दैट ओके? सिमरन? यस सर। Yes, sir. विनीत, वेदांत? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? Yes, sir. हाँ सर। चलो, पोलिंग मुझे एक्सप्लेन करना था ना। पोलिंग में एग्जैक्टली क्या करना होगा?
we need to take molten form of metal with impurities, with very less impurities, but it is used when the impurities is present from its own oxide. कॉपर है यहाँ पे प्लस कॉपर का ही ऑक्साइड है, Cu2 हो गया, Cu हो गया। अब हम इसमें ग्रीन वुड कोल लेंगे। इस ग्रीन वुड इसलिए कहा गया फ्रेश है, क्लियर, ग्रीन है मतलब उसमें इनफ हाइड्रोकार्बन है। तो ग्रीन वुड कोल क्या करेगा, जैसे ही मोल्टन इतने हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा, वो कुछ गैसेस रिलीज करेगा, लाइक CH4, C2H6 एंड ऑल। ये जो भी ऑक्साइड से मेटल के उनके साथ रिएक्ट करेंगे, CO के साथ रिएक्ट किया और खुद ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेंगे, CO2 प्लस H2O बना लेंगे, क्लियर, और इन्हें मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और इन्हें रिड्यूस कर देंगे। क्या अभी क्लियर है? Yes. चले हम आगे। एक बार का हम देखा जाए तो हमने बेसिक प्रोसेस सारे कर लिए हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता लग गई कि क्या मेटलर्जी में होना है। अब कुछ 6 के आसपास मेटल्स हैं जिनकी इंडिविजुअल मेटलर्जी देखनी, इंडिविजुअल रिएक्शंस हमें देखने। फिर इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये थोड़े से बड़े हैं, लेंदी हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड जो यूजफुल है मेटल्स, उसमें रिएक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है। चलो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। Just a minute. Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले सुन लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, फर्स्ट वन, द मेन और चीफ ओर ऑफ, इसके पहले ओर्स भी लिखे होंगे हमने। These are the ores of aluminium. ऑलरेडी तुमने ओर्स एक बार लिखे हुए, मैं मेटल वाइज इंडिविजुअल लिखा रहा हूँ ना, जैसे से हम मेटल पढ़ते जाएंगे इंडिविजुअल लिखते चले जाएंगे। So important ores of aluminium: bauxite, cryolite, feldspar, mica, corundum, alum stone and alunite. इतने ओर्स हमारे पास, इनके एग्जैक्टली फॉर्मूले तुमने पहले भी लिखे होंगे, यहाँ वापस से भी लिखना है, ठीक है। मैं क्या एक बार पूरा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करा दूं, क्योंकि वो फिर फ्लो बिगड़ जाएगा यदि मैं बीच बीच में थोड़ा सा लिखने का टाइम दूंगा तो। एक साथ फिर लिख लेना, राइट? क्या करना है बोलो? Yes, sir. Yes, sir. So these are the important ores of
एल्यूमिनियम, इसमें से जो चीफ हो रहे वो है बॉक्साइट, जहां से मेनली हम मेटल्स एल्यूमिनियम को रिमूव करते हैं। Purification of bauxite by Bayer's process, commercially it is being carried out for red bauxite, not for the white bauxite. In other words, this process is applied to the bauxite or containing ferric oxide as chief impurity. अब क्वेश्चन आता है, what is this white bauxite and red bauxite? Red bauxite का कलर रेड होता है due to presence of impurity of Fe2O3. ये मेजर impurity ये होती है, और जो white bauxite होता है उसमें मेजर impurity होती है सिलिका SiO2, जिसके कारण उसका कलर white होता है। क्लियर? So Bayer's process is the commercially used process to extract aluminium from bauxite. देखना, purification of bauxite, जो फर्स्ट प्रोसेस है purification, मतलब इसको तुम शॉर्ट ऑफ वैसे भी बोल सकते हो, like it is the concentration process. Bayer's process, this process is used for red bauxite which contains relatively larger quantity of iron oxide as impurity. हॉल्स प्रोसेस सुनना है पहले ना, कुछ भी लिखना मत, सिर्फ सुन लेना। सो यहाँ पर मेनली ये यूज होता है किसके लिए? रेड बॉक्साइड के लिए, जिसमें आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मेजर इंप्योरिटी है। हॉल्स प्रोसेस, आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका रिमेन्स एज रेसिड्यू, ये भी रेड बॉक्साइड के लिए ही यूज होता है, यहाँ पे मेंशन है फॉर द रेड बॉक्साइड। Serpex process, this process is employed for the purification of white bauxite which contains silica, that is SiO2 as chief impurity. So third process में SiO2 chief impurity है, first second process में हमारा major जो impurity है वो है Fe2O3. Clear? So first point is okay. Bayer's process, Hall's process, Serpex process. First two for red bauxite in which Fe2O3 is major impurity. The last one Serpex for the white oxide in which major impurity is SiO2. अब करते क्या है हम एग्जैक्टली बेयर्स प्रोसेस में NaOH को ऐड कर देते हैं। Al2O3.2H2 इज द फॉर्मूला फॉर द बॉक्साइट, इसमें 2 NaOH ऐड किया, NaLO2 बनाया, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। क्लियर? इसको हम, ये जो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट है ना, सोल्यूबल रहता है और इंप्योरिटी इसमें इनसोल्यूबल होती है, तो शॉर्ट ऑफ लीचिंग प्रोसेस है। क्लियर? NaOH लीचिंग प्रोसेस है, कंसंट्रेशन प्रोसेस है। सो लीचिंग में हमने इसको डिसॉल्व आउट कर लिया और जो इनसोल्यूबल फॉर्म में इंप्योरिटी रह गई। फेरिक ऑक्साइड रिमेन्स इनसोल्यूबल, इंप्योरिटी रिमेन्स इनसोल्यूबल। NaLO2 को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, ये प्रेसिपिटेट बना देगा AlOH होल थ्राइस। तीनों में तुम देखोगे फाइनली AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस बन रहा है। सो तीनों का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है। क्लियर? पहले में हमने NaOH ऐड किया, NaLO2 बनाया और उसको फिर हाइड्रोलाइज कर दिया। In the second case, we need to add sodium carbonate, that is washing soda, Na2CO3 हम ऐड कर रहे हैं। Iron oxide and silica remains as residue. Sodium meta-aluminate, जो NaLO2 बना है, जो लास्ट केस में भी बना था, sodium meta-aluminate is heated and stream of CO2 is passed. एक बार NaLO2 बनाया और फिर उसमें CO2 को पास किया। क्लियर? CO2 पास करोगे तो AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। सो दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस में? पहले में रिएजेंट कौन सा ऐड किया था हमने, बोलते जाओ। विच रिएजेंट? NaOH। और उसके बाद क्या किया? वाटर, हाइड्रोलिसिस। तो पहले NaOH ऐड किया, फिर हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या किया? पहले वॉशिंग सोडा ऐड किया Na2CO3 और उसके बाद CO2 पास कर दिया। क्लियर? दोनों का फाइनल प्रोडक्ट AlOH होल थ्राइस। दो स्टेप्स है, सिंपल से है। पहला NaOH प्लस H2O, सेकंड Na2CO3 प्लस CO2। इतना याद रख लोगे तो तुमको ध्यान में जाएगा। क्लियर? Serpex process, this process is employed for the purification of white bauxite which contains silica as a major impurity. Ore is in the powder form mixed with coke and heated to 2000 Kelvin in an atmosphere of nitrogen. So Al2O3.2H2 को हम नाइट्रोजन और कार्बन पाउडर, कोल पाउडर के साथ हीट करेंगे काफी हाई टेम्परेचर पे, ये बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर? अब जो हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिला है उसको हाइड्रोलाइज करवा देंगे। पानी तो सभी में ऐड किया है, यहाँ पे सिर्फ वाटर, यहाँ पे वाटर प्लस CO2 और यहाँ पे सिर्फ वाटर। तो AlOH होल थ्राइस मिल गया। अब ये जो हमें
एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिला था, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है NH3 में, विच इज यूजफुल गैस इंडस्ट्रियल, काफी ज्यादा यूज होता है ये इसका NH3 का, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, जो जिसका इंडिया में बहुत बड़ा वास्ट मार्केट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का। और यहाँ पे जो सिलिका ऑक्साइड इंप्योरिटी थी, सिलिका ऑक्साइड रिएक्ट विद दिस कार्बन पाउडर, कोल पाउडर, और वो वेपराइज हो जाती है सिलिकॉन फॉर्म में। सो इंप्योरिटी को किस फॉर्म में रिमूव किया? वेपर्स फॉर्म में। चलो ये बताओ, बेयर्स प्रोसेस, हॉल प्रोसेस में हमने इंप्योरिटी को किस फॉर्म में रिमूव किया था? बेयर्स एंड हॉल्स में रेसिड्यू फॉर्म में रह गई थी, वो रिएक्ट नहीं किया था, और हमने मेटल ओर को हम डिसॉल्व आउट कर लिया था। ठीक है, ये सोल्यूबल था, यहाँ पर ये सोल्यूबल था, और डिसॉल्व आउट करके बाहर आ गया। इंप्योरिटी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू। यहाँ पर ये रेसिड्यू लिखा है, और यहाँ पर रेसिड्यू लिखा था, ये फेरिक ऑक्साइड रिमेन्स इन इनसॉल्युबल फॉर्म। यहाँ पर इंप्योरिटी को किस फॉर्म में रिमूव किया है हमने? वेपर्स फॉर्म, वेपराइज कर दिया है। मतलब तुम जब इनको पढ़ोगे ना तो ऐसे याद रखना है, अच्छा इसमें ये दो प्रोसेस है, इसमें इंप्योरिटी को इस फॉर्म में रिमूव किया गया, इसको इस फॉर्म में किया गया। इवन कभी कभी ये भी हो सकता है तुम जब याद करने के लिए पॉइंट्स लिख भी सकते हो बाद में, इसको इस मैनर में हमें याद रखना है, क्योंकि है सिंपल, समझने का कुछ भी नहीं है इसमें, बट मेमोराइज करना वो एक बस हमें ध्यान रखना है। होप प्यूरिफिकेशन स्टेप 1 सभी को क्लियर हुआ होगा सब कुछ यहाँ पर, राइट? कोई डाउट किसी को इस पेज पर? नो सर। फिर उन्हीं प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तुम्हें वापस से लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उतना ही लिख लेना। क्लियर? एनुएट किया, बस यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर एक्स्ट्रा दे दिया गया है। अब जो हमें AlOH थ्राइस मिला है ना, तीनों से हम क्या करेंगे, 1100 डिग्री सेल्सियस तक AlOH थ्राइस प्रेसिपिटेट को हीट करेंगे और Al2O3 बन जाएगा। इससे जो H2O रिमूव हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, क्या हमने सिर्फ H2O रिमूव किया है यहाँ से Al2O3.2H2 में से? नहीं, H2O के साथ साथ जो बहुत सारी इंप्योरिटीज थी ना वहां पे नॉन अटैच्ड फॉर्म में, उन्हें भी हमने रिमूव किया है। Fe2O3, सिलिका, TiO2। तो यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग अगेन, सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वही मेंशन कर लेना तुम। ये हॉल्स प्रोसेस को डिटेल में बताया गया है यहाँ पर, जो हमने वहां पे देखा था बॉक्स में। AlOH थ्राइस बना, 1100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया, Al2O3 बन गया। तीनों में एंड प्रोडक्ट सेम है। AlOH थ्राइस बना, इसको यहाँ पे 1500 तक हीट किया, Al2O3 बन गया। चलो क्लियर यहाँ तक? इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड और प्योर एल्यूमिना। फ्यूज्ड मतलब मोल्टन फॉर्म। अब जो हमें Al2O3 मिला है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, हॉल्स एंड हेरोल्ड प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा है, HEROULT होगा, वो W कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम 60 पार्ट्स ऑफ क्रायोलाइट Na3LF6, 20 parts of fluorspar CF2 and 20 parts of Al2O3. So 60%, 20%, 20%. अब क्वेश्चन आता है, जब हमें Al2O3 से एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है, then why we are adding this 60 and 20 parts of this? क्यों हम अपनी कॉस्ट को बढ़ाएं, क्यों ऐड करें? इसलिए ऐड किया जाता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना एल्यूमिना का, वो होता है रफली 2000 डिग्री सेल्सियस, और ये 2000 डिग्री सेल्सियस क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और ये लेकर आ जाते हैं उसे 900 डिग्री सेल्सियस पर। सो हमें 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने की बजाय अब सिर्फ 900 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इतने कम टेम्परेचर पे हमारा काम हो रहा है। वी आर सेविंग लॉट ऑफ फ्यूल एनर्जी, हम फ्यूल्स की सेविंग कर रहे हैं, एनर्जी को सेव कर रहे हैं। The addition of cryolite, यही लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया, in fluorspar makes alumina a good conductor of electricity
and lowers its fusion temperature from 2300 Kelvin to 1140 Kelvin. डिग्री सेल्सियस में बात करोगे तो 2100 डिग्री to 900 डिग्री सेल्सियस. Is that okay? This page. क्या क्या याद रखना है इसमें? कैथोड किसका है, एनोड किसका है? दोनों ही कार्बन है, एक कार्बन है और एक ग्रेफाइट रोड है. तो यार देन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? ये एक गुड कंडक्टर बनाता है पूरे एल्यूमिना को, और सेकंड उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है. इसी को यदि हम डायग्रामेटिकली देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को, सो इट लुक्स लाइक इन दिस मैनर. मोल्टन एल्यूमिना सबसे नीचे, एल्यूमिनियम सबसे नीचे आ गया. molten alumina plus Na3LF6 plus CF2 fluorspar. Graphite ore which act as cathode, anode, and this carbon lining which act as a cathode. क्या ये डायग्राम समझ में आता है हमें? Yes, sir. रिएक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन. किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर? इफेक्टिवली देखा जाएगा तो F माइनस पहले F देखा, मतलब स्टेप बाय दे रखा है. इफेक्टिवली एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कार्बन का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का. वो C+O2CO और CO2 बनाएंगे. क्लियर? नेट रिएक्शन ये होगा. अब ऑक्सीजन कहां से मिला हमें? ये ऑक्सीजन मिला एल्यूमिनियम से, मोल्टन फॉर्म ऑफ Al2O3. ये तो रिएक्शन ही देखा है हमने, मुझे तो ऐसा याद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन Al2O3 यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलिसिस में थर्ड केस देखिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड मोल्टन सॉल्ट का. Yes, देखा sir. था? तो ये वही रिएक्शन है. और कैथोड पर याद है हमने यही रिएक्शन देखा था. कैथोड पे देखा था और एनोड पे ये दो रिएक्शंस लिखे थे हमने, राइट? ये जस्ट स्टेप वाइज लिख दिया इसको, बाकी नेट रिएक्शन यही हो रहे हैं कार्बन के. सो कार्बन धीरे धीरे कंज्यूम होता चला जाएगा, और ये जो कार्बन कंज्यूम हो रहा है ना, CO2 के फॉर्म में वेपराइज हो रहा है, तो ये जो विड्थ है कार्बन इलेक्ट्रोड की ये कम होती जाएगी, और पीरियोडिकली टाइमली हमें चेंज भी करना पड़ता है क्योंकि उनकी विड्थ डिक्रीज होते चले जाती है. अब आते हैं हम, रिडक्शन किया हमने. नाउ द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम. The aluminium metal obtained by the electrolysis process after fused alumina is 99.5% pure. It can be further purified, refined up to 99.8% by Hooke's electrolytic process. It contains 3 layers of fused mass. The lower layer consists of an alloy. ये पूरा एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कौन पढ़ेगा? पहले से पढ़ो एक बार. कौन रीड करेगा? रोहित पवार. Yes, sir. Read from here. It contains Three layers of fused mass. The lower layer consists of alloy of impure aluminum with copper. This layer serves as anode. The middle layer consists of a solution of cryolite, which is Na3AlF6 and barium fluoride. The upper layer consists of pure aluminum and serves as cathode. These 3 layers are separated from each other due to difference in specific gravity. This is the diagram. The top layer is pure aluminum, the middle layer is molten fluorides, and the lower layer is crude alloy with molten aluminum with copper alloy. तो जो भी 99.5% प्योर है वो सबसे लोअर लेयर में, जिससे हमें 99.9 तक प्योरिटी चाहिए. कॉपर इसमें इसलिए ऐड कर दिया जाता है ताकि ये सेपरेट रहे ऊपर वाले एल्यूमिनियम और बीच वाले लेयर से, बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी. सो कॉपर वी आर एडिंग टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ दिस क्रूड एल्यूमिनियम, ताकि उसकी डेंसिटी ज्यादा रहे. चलो, क्लियर है Hooke's इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस? Is that okay? Yes, sir. नो डाउट प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें याद नहीं किया जा सकता. इवन केमिकल रिएक्शंस भी काफी सिंपल हैं जो बेयर्स, हॉल्स और सरफेक्स प्रोसेस में.
फिर ये एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, एल्यूमिनियम ही ऑक्सीडाइज होगा, एल्यूमिनियम ही रिड्यूस होगा इनडायरेक्टली। कैथोड पे रिडक्शन, प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये होगा ओवरऑल रिएक्शन। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन एनोड पे, एल्यूमिनियम का रिडक्शन कैथोड पे। ये जो लास्ट में ए लिखा है दिस शुड बी एल, ये वाला। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। ओके, Lakshmi Ahir, read these points. Lakshmi, can you hear me? Yes, Lakshika? sir. हाँ Lakshmi, पढ़ो। Important points useful as NH3 involved in the leaching of bauxite by Saccharopic process. Second, in the electrolyte reduction of Al2O3 cryolite is added along with the CaF2 to decrease melting point of Al2O3, decrease viscosity of electrolyte, increase conductivity. Third, in the electrolyte reduction, graphite anode get corrode or finish due to reaction with O2 liberates at anode. Hence, it had to be changed periodically. Continue. In the electrolyte refining, no electrodes are used. In the Hobbes process, molten pure aluminum is used as cathode and molten impure Al is used as anode. Fifth, in the Hobbes process, carbon dust is spared over molten Al to avoid heat loss, minimize metallic cluster which is harmful for the eyes. ठीक है, चलो ये सारे वही पॉइंट्स है जो हमने कवर किए थे उसमें। सो थोड़ा सा लेंदी है नो डाउट, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऐसा है जो याद ना किया जा सके, याद ना रहे। कुछ 4, 5, 6 रिएक्शंस हैं, ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं है। चले हम आगे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Extraction of copper. Some important ores of copper: copper glance, copper pyrite, malachite, cuprite, azurite, ruby copper. ये एक फ्लो डायग्राम दे रखा है कैसे कॉपर को सेपरेट किया जाता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2 is the chief ore for the extraction of copper. समझना एक बार। सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग हमने किया, क्रश्ड ओर को कंसंट्रेट किया। क्या ये सल्फाइड ओर है कि यहाँ पे सल्फर इन्वॉल्व है? यस नो बोलो। यस सर। Yes, sir. सल्फर के लिए कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं हम? प्रोथ फ्लोटेशन करते हैं क्या सल्फाइड ओर के लिए? Yes, sir. Yes, sir. फ्लोटेशन परफॉर्म किया। उसके बाद क्या करेंगे हम? रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे। रोस्टिंग में जो सल्फर है वो SO2 के फॉर्म में वेपराइज हो जाएगा, इम्प्योरिटी सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, और CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन विल गिव Cu2S प्लस APS प्लस SO2, ये बनेगा। अब इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में SiO2 सैंड और कोक के साथ बेसिकली हीट करेंगे। जो FeS हमारा है which is basically impurity for us, ये ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीडाइज होगा। वैसे तो ब्लास्ट फर्नेस का यूज होता है रिडक्शन का, बट यहाँ पे तुम देखोगे ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? तो FeS का ऑक्सीडेशन हुआ, FeO प्लस SO2 बना, FeO प्लस SiO2, जो FeO बना है वो ये हो गया हमारा गैंग पार्टिकल। FeO बाहर से हमने कुछ मैट्रिक्स ऐड किया, फ्लक्स ऐड किया और स्लैग बना दिया FeSiO3। अपर लेयर स्लैग की होगी क्योंकि स्लैग की डेंसिटी कम होती है। लोअर लेयर होगी Cu2O। Cu2O गलत लिखा है, दिस शुड बी Cu2S, ये Cu2S होना चाहिए। Cu2S प्लस FeS इज कॉपर मैट, तो कॉपर मैट यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक सेपरेट लेयर बना देगा।
मैं फिर से सारे प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ जितना इस पे लिखा हुआ है। कॉपर पाइराइट सल्फाइडोल लिया, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या, रोस्टिंग इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग होगी तो कुछ एलिमेंटल इंप्योरिटी वेपराइज हो जाएंगी और CuFeS2 खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 में। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा FeS को रिमूव करना, तो इसे हम ब्लास्ट फर्नेस में लेकर गए, ब्लास्ट फर्नेस में FeS FeO बनाया और FeO से स्लैग बना के हमने सेपरेट कर लिया। बच क्या गया हमारे पास, Cu2S बच गया है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ FeS वैसे तो रिमूव हो गया है बट कुछ अमाउंट उसका बच गया है। तो ये दोनों मिलकर Cu2S और FeS मिलकर बना रहे हैं कॉपर मैट। इसे कहा जाता है मैट और कॉपर मैट। ये O गलत है, दिस शुड बी Cu2S। इज दैट ओके? क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अभी तक देखना तो हमने दो प्रोसेस परफॉर्म कर दिए, रोस्टिंग भी कर दिया है, स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में उसमें भी ऑक्सीडेशन कर दिया, ये भी दोनों ही ऑक्सीडेशन है, रोस्टिंग वाला भी ऑक्सीडेशन, स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस इज आल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बट कॉपर सल्फाइड को भी हमने कुछ भी नहीं किया है ना, हमने मेनली FeS को अलग किया है, कुछ FeS अभी भी बचा हुआ है। अब कॉपर मेट आया हमारे पास, उसे हम लेकर जाते हैं बेसिमर कन्वर्टर में, वहां पे फर्दर जो FeS है हमारे पास, वो FeS को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब तीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रोस्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस में एयर ऑक्सीडेशन, उसके बाद बेसिमराइजेशन इन बेसिमर कन्वर्टर। तो यहाँ पर FeS है, उसको FeO में कन्वर्ट किया और वही रिएक्शन रिपीट किया, मतलब जो बचा हुआ FeS था उसे फर्दर स्लैग के फॉर्म में बाहर निकाला। नाउ Cu2S जो कॉपर मेट से हमें मिला था Cu2S, उसे हम पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे Cu2, then there will be auto reduction और air reduction। पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कॉपर बना देगा। पढ़ा है क्या हमने ऑटो रिडक्शन, ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मिल जाएगा 98% प्योर कॉपर। जो 98% प्योर कॉपर मिला है इसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इफ यू वांट टू गेट 99 और 99.9% प्योर कॉपर, हम इसको रिफाइनिंग करेंगे। इसकी कौन सी रिफाइनिंग? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये हमने डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 प्लस H2SO4। रिएक्शन एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, रिएक्शन एट कैथोड रिडक्शन ऑफ कॉपर। यहां से जो कॉपर मिलेगा 99.9% प्योर। इज दैट ओके? क्या इतना हमें क्लियर है? बोलो Yes, यस नो। फिर ये सेपरेट रिएक्शंस और भी लिखी हुई है, कुछ और साइड रिएक्शंस भी हैं। Copper is mainly extracted from copper pyrite after concentration of ore by froth flotation. The ore is roasted in a current of air to remove arsenic, antimony, and much of sulfur. The reactions occur. CuFeS Cu2S में कन्वर्ट हुआ, मतलब उन्हीं रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। ये मेजर रिएक्शन है, क्लियर, और ये माइनर रिएक्शंस है, क्लियर। उन्हीं सारे प्रोसेस को फिर एक-एक स्टेप्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तुम्हें कितना लिखना है ये अभी तो खैर टाइम हो गया है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप पर, उतना तुम्हें कंटेंट लिखना होगा दोनों में, एल्यूमिनियम कॉपर में। दिस इज बेसिमर कन्वर्टर, जो बेसिमराइजेशन प्रोसेस था, यहाँ से एयर को ब्लास्ट किया जाता है। दिस इज द बेसिमर कन्वर्टर। यहाँ से जो मोल्टन मास मिलता है उसे बोलते हैं मैट और कॉपर मैट। some more reactions related to copper जो हमने वहां पे शॉर्ट में लिखा था। Cu2S से हमने पार्शियली Cu2O बनाया था, Cu2S से CuSO4 भी बनता है, दोनों बनते हैं। और इसके बाद जो ऑटो रिडक्शन होता है ना, उस ऑटो रिडक्शन में Cu2 प्लस Cu2O प्लस Cu2S वन ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन भी पॉसिबल होता है CuSO4 प्लस Cu2S। सो इतने अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं, मतलब उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप हर एक पेज पे फिर एक एक प्रोसेस को डिटेल में दे रखा है।
तुम्हें कितना लिखना होगा ये सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा, जितना भी कॉपी करना होगा। चलो, कोई डाउट यहां तक? हमने एल्यूमिनियम और कॉपर जो दो मेजर मेटल थे उनका एक्सट्रैक्शन देखा है आज। अब आगे तो मैं नहीं कराऊंगा। गोल्ड, सिल्वर, बस ये 2 ही पेज के, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 पेज के गोल्ड सिल्वर है, कंप्लीट हो गए। तो इसमें फिर उतना ज्यादा नहीं है। फिर एक आयरन है जो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, वो हमें देखना है। इस बार नीट में एक क्वेश्चन था मेटलर्जी से, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और उसका एक ऑप्शन दे रखा था 2200 और दूसरे ऑप्शन थे, एक था 5000, एक था 1500, एक था 800, ये ऑप्शंस थे। तो 2200 which is closest to 2000 Kelvin, ये टिक करना था। चलो बचाओ, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मैं लेक्चर नोट शेयर करता हूं और ट्राई करो कि अभी ही कॉपी कर लेना आयरन और सॉरी एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, कॉपी कर लो बैठ के। मे भी पॉसिबल 10-12-15 मिनट लगेंगे, बट कंप्लीट कर लेना अभी, ठीक है, और पढ़ लेना उसे। मतलब यहाँ आज हमारा जितना मेटलर्जी हो गया है, मान के चलो 70% मेटलर्जी कंप्लीट हो गया है, 30% बचते हैं, 2-3 मेटल्स और। ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन नाउ।